नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। सिर्फ आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरों के साथ। पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाले निर्भया गैंगरेप केस में दिल्ली की अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। बजट से पहले देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। सरकार ने बजट से पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 की विकास दर का पहला अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक जीडीपी 5% रहेगी, जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। कल 8 जनवरी को 10 ट्रेड यूनियन की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस हड़ताल को 6 बैंक यूनियन का समर्थन मिलने से बैंकों में कामकाज के साथ एटीएम पर भी असर होगा। दावा है कि इस हड़ताल में करीब 25 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। और अमेरिकी हमले में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या से गुस्साए ईरान ने अमेरिकी सेना और पेंटागन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ईरान के सांसदों ने सुलेमानी की हत्या के विरोध में सदन में यह प्रस्ताव पास किया। ईरान में कासिम सुलेमानी के जनाजे में जानलेवा भगदड़ मच गई। अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें भगदड़ मच गई। भगदड़ में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इराक में मारे गए ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के समर्थन में राजधानी दिल्ली के 3 मोती लेन में विशाल प्रदर्शन किया गया, जहां अंजुमन हैदरी समुदाय के लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। गुजरात के अहमदाबाद में जेएनयू हिंसा के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई, जिससे मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। दोनों कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में वाईएसआर कांग्रेस के विधायक पिनेली रामकृष्णा की कार को गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और जमकर विरोध किया। कुछ लोगों ने कार पर पत्थर भी फेंके। बिहार के सहरसा में युवक की हत्या के विरोध में गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले के गांव में बच्चों के झगड़ों में 2 पक्षों के बीच जमकर लड़ाई हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीएए, एनआरसी और जेएनयू हिंसा के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उत्तराखंड के चमोली में ताजा बर्फबारी से घर, सड़कें, गाड़ियां और पहाड़ सभी ढक गए, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कार्यक्रम में मशहूर डांसर सपना चौधरी के शो का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग सपना के डांस पर जमकर झूमते नजर आए। जेएनयू में रविवार की रात हुई गुंडागर्दी, तोड़फोड़ और हिंसा के मामले में दूसरे दिन भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही नतीजे सामने आएंगे। इस बीच पुलिस के हाथ कई तरह के वीडियो लगे हैं, जिनसे आरोपियों की पहचान करने का दावा किया जा रहा है। और उधर क्राइम ब्रांच की टीम भी जेएनयू कैंपस पहुंची, जिससे कैंपस में हुई हिंसा की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि कैंपस में शुरुआती जांच के बाद ही क्राइम ब्रांच टीम को कई अहम सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस जेएनयू के वीडियो फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस चेहरा पहचानने वाली मशीन की भी मदद ले रही है। क्राइम ब्रांच की टीम्स ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं और लोकल पुलिस जो भी असिस्टेंस क्राइम ब्रांच को चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में वो प्रोवाइड कर रही है। सो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रायोरिटी पे चल रही है, जल्दी उसकी फाइंडिंग शेयर की जाएगी। लेकिन कई तरह के वीडियो ने मामले को उलझा दिया है। रविवार की रात नकाबपोश गुंडों की भीड़ ने जेएनयू के साबरमती हॉस्टल पर हमला करके मारपीट और तोड़फोड़ की थी। लेफ्ट विंग छात्र संगठनों ने इसका आरोप एबीवीपी पर लगाया।
लेकिन जवाब में एबीवीपी की ओर से भी कई वीडियो शेयर किए गए। एबीवीपी की एक पदाधिकारी निधि त्रिपाठी ने एक वीडियो ट्वीट करके लिखा कि कैसे एबीवीपी जेएनयू के कार्यकर्ता शिवम को कम्युनिस्टों द्वारा दौड़ाकर मारा गया। एबीवीपी लगातार दावा कर रहा है कि कैंपस में हुई हिंसा लेफ्ट विंग के छात्रों की तरफ से की गई। उधर जांच में एक नया ट्विस्ट तब आ गया जब हिंदू रक्षा दल और उसके अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए वीडियो शेयर किया। इससे पहले पिंकी चौधरी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी हमला किया था, लेकिन उसके वीडियो से पुलिस की मुश्किल बढ़ गई। पुलिस ने दावा किया कि वो पिंकी चौधरी के वीडियो को गंभीरता से ले रही है। पुलिस की जांच जारी है और जेएनयू में एक अजीब सी शांति है। वाइस चांसलर ने मुस्कुराते हुए छात्रों से रजिस्ट्रेशन कराने और अतीत को भूल जाने की अपील की। ये कल की जो जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल लेता है। अगर आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे। लेकिन जेएनयू में हुई गुंडागर्दी की जांच कर रही दिल्ली पुलिस निशाने पर है। 2 दिन बीत जाने पर भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि सोशल मीडिया पर हमला करने वाले आरोपियों की पहचान वायरल है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज किया है। एक एफआईआर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ भी हुई है। लेकिन साबरमती हॉस्टल पर हमला करने वालों की न तो शिनाख्त हुई है और न ही गिरफ्तारी। इसीलिए ओवैसी ने पुलिस पर तंज कसने से गुरेज नहीं किया। जो जेएनयू में हुआ है वो इंसानों ने नहीं किया, बल्कि प्लैनेट मार्स और वीनस से लोग स्पेसशिप में लैंड किए। दिल्ली पुलिस ऑफिस ने उस स्पेसशिप लैंड किया और वहां से पूरे एलियंस खामोशी से चले गए जेएनयू में, और जेएनयू में जाकर उन्होंने मारकर वापिस स्पेसशिप में बैठकर प्लैनेट मार्स और वीनस को चले गए। बस यही, दूसरा कोई नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लिखा है कि जेएनयू में हिंसा दोपहर बाद 3:45 पर शुरू हुई, जब नकाबपोश लोगों ने पेरियार हॉस्टल पर हमला बोला। शाम 7 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कई दंगाई साबरमती हॉस्टल में घुसे हैं। हाथों में रॉड लिए 50 से ज्यादा लोग कैंपस में घुसे थे। पुलिस ने दंगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गैर कानूनी प्रदर्शन के मामले में केस दर्ज किया है। लेकिन एक एफआईआर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष और कई दूसरे छात्रों के खिलाफ भी दर्ज की गई है। आयशी घोष को जेएनयू में हमले के दौरान सिर पर गंभीर चोट आई थी। उनके खिलाफ केस 4 जनवरी को जेएनयू में वाईफाई सर्वर को नुकसान पहुंचाने और गार्ड के साथ मारपीट के लिए दर्ज किया गया है। लेकिन आयशी पर केस दर्ज होते ही कड़ी प्रतिक्रियाएं आई। गीतकार जावेद अख्तर ने तंज कसा कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर पूरी तरह से समझ में आती है। वो किस तरह देश प्रेमी लोहे की रॉड को अपने सिर से रोकने की हिमाकत कर सकती थी। इन राष्ट्र विरोधियों ने हमारे बेचारे गुंडों को लाठियां भी सही से भाजने नहीं दी। वो हमेशा अपना शरीर आगे कर देते थे। मैं जानता हूँ उन्हें चोट खाना पसंद है। जेएनयू कैंपस में छात्रों पर हुए हमले के बाद पूरे देश में इस हिंसा का विरोध लगातार जारी है। जेएनयू हिंसा के खिलाफ बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों ने भी मुंबई में प्रदर्शन किया और बांद्रा की कार्टर रोड पर इकट्ठा हुए इस प्रदर्शन में तापसी पन्नू, दिया मिर्जा, अनुराग कश्यप, हंसल मेहता, फिल्मकार जोया अख्तर, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा, अली फजल, निर्देशक नीरज घेवान, सुधीर मिश्रा, विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, रजत कपूर भी शामिल थे। इन सभी ने जेएनयू छात्रों पर हमले का अपने तरीके से विरोध किया। इनमें से कई सितारों के हाथों में तरह तरह के बैनर्स और पोस्टर्स भी देखे गए, जबकि कई लोग तिरंगा भी लहराते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान गीतकार स्वानंद किरकिरे ने भी एक गाना गाया, जिससे वहाँ मौजूद सभी सितारों ने अपना सहयोग दिया और अंत में तालियां बजाकर स्वानंद किरकिरे की हौसला अफजाई की। बावरे से मंदी देखो बावरी है बातें, बावरे से मंदी देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से भागे, बावरी से बावरे झरोखों से बावरे नजारों को थकना, बावरा मन देखने जरा एक सपना, बावरा मन देखने जरा एक सपना। यही नहीं, इस दौरान विशाल भारद्वाज ने भी अपनी कविता सुनाई। रात में सूरज लाने का वादा करके दिन में रात उगाकर दिखला दी तुमने, पानी पानी कह के बरसाया तेजाब और एक आग लगाकर दिखला दी तुमने। क्या बात है, क्या बात है। हम मायूस नहीं हैं,
हम हैरान नहीं, सच भी झूठा झूठा लगने लगता है, सच भी इतना झूठा लगने लगता है, झूठ भी इतनी सच्चाई से बोलते हो। है दस्तूर कि सुबह होने से पहले रातों का गहरा हो जाना लाजिम है। जुल्म बढ़ाओ, अभी तुम्हारे जुल्मों का हद से बाहर भी हो जाना लाजिम है। सितारों के शांतिपूर्ण ढंग से किए प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में आम लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने भी सरकार के विरोध में कई कविताएं सुनाई। तुमने कहा डरता हूँ, मैं ये मानता हूँ। उसने कहा पागल हूँ, मैं ये जानता हूँ। मैं अपने सपनों के कातिल को पहचानता हूँ, आए दिन वो मुझे आईने में दिखता है। मैं अपने सपनों के कातिल को पहचानता हूँ, आए दिन वो मुझे आईने में दिखता है। सब कहते हैं मैं एक चेहरा हूँ, सब कहते हैं मैं एक चेहरा हूँ, पर मैं तो हिजाब में हूँ। रोज सुबह ढूंढने निकलता हूँ खुद को, पर मैं तो महताब में। रोज सुबह ढूंढने निकलता हूँ खुद को, पर मैं तो महताब में हूँ। क्या मैं मौलवी की दुआ हूँ, क्या मैं आरती का धुआं हूँ? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? इतना ही नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया पर भी कई सितारों ने पहुंचकर जेएनयू में हुई हिंसक वारदात के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, जिनमें निर्देशक अनुराग कश्यप और विशाल ददलानी शामिल थे। बड़ी सीधी सी बात है कि ये सरकार का एजेंडा बड़ा क्लियर है। उनका एएमयू में अलग नियम होता है, जामिया में अलग नियम होता है, जेएनयू में अलग हो जाता है। वहाँ पुलिस घुस के मारते हैं, यहाँ पे पुलिस बाहर खड़ी रहती है। यहाँ पे इनके लोग हैं, वहाँ पुलिस बाहर खड़ी रहती है। तो ये सरकार पूरी तरह से पुलिस को कंट्रोल करती है अपने, और सरकार अपने हिसाब से, सरकार का एक ही एम्बिशन है, सिर्फ चुनाव जीतते रहना। इन प्रदर्शनों की तस्वीरें कई बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शेयर की और जेएनयू में नकाब पहने हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। एक और बॉलीवुड सितारे मुंबई में प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र गेटवे ऑफ इंडिया पर 2 दिन से डटे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया एक टूरिस्ट प्लेस है और वहां पर्यटक आते हैं। इसीलिए पुलिस ने जेएनयू की हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को वहां से हटने को कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए और पुलिस वालों से बहस करने लगे। सर, अगर आप बात करने आए हैं तो आप सोल्यूशन देने की कोशिश कीजिए ना। हालांकि इसके बाद जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने सभी को गाड़ियों में बिठाकर आजाद मैदान शिफ्ट करने की कोशिश की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थे और उन्होंने जमीन पर लेटकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां से हटाया और बसों में भरकर आजाद मैदान में छोड़ दिया। पुलिस की दलील है कि गेटवे ऑफ इंडिया में प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक की समस्या आ रही थी, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। दिल्ली की जो घटना हुई उसके बैकग्राउंड पे कुछ युवक युवती यहाँ आए थे, उनका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था और वो लोग एक पर्टिकुलर कॉर्नर में फुटपाथ के बाजू में रुके थे। 3 से 4 बार उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजर से अपील, हमने उनको कहा कृपया करके आप दूसरे सिटीजन्स को तकलीफों से ना करें। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे हजारों की संख्या से टूरिस्ट आते हैं। मुंबई पुलिस का ये भी कहना है कि उन्होंने सिर्फ प्रदर्शनकारियों की जगह बदली है, क्योंकि आजाद मैदान पर टॉयलेट और पानी की भी व्यवस्था है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया पर ये सुविधाएं नहीं है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के इस बर्ताव पर सवाल खड़े किए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लॉरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से उसमें लदी करीब दर्जन भर बाइक जल गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गुरुग्राम से घर लौट रहे कंपनी में मैनेजर गौरव की कार लूट के दौरान बदमाशों ने हत्या कर दी और कार के साथ सारी नकदी और सामान लूटकर फरार हो गए। उत्तराखंड में टिहरी के भिलंगरा इलाके में कुत्ते का पीछा करते हुए गुलदार घर में घुस गया, जिसके बाद वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद कर दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हाफिजपुर इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने जैन गैस गोदाम के चौकीदार को बंधक बनाया और 68 सिलेंडर लूटकर फरार हो गए। भारत गैस एजेंसी थी मुकेश जैन की। रात में करीब 1:30 बजे के करीब अज्ञात लोग वहां आए और उन्होंने 68 सिलेंडर उनके चोरी करके ले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा भूमि की हवाई फोटोग्राफी और हवाई सर्वेक्षण के उद्देश्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूती से आगे बढ़ेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपए रिफंड करने का आदेश दिया, जो केंद्र सरकार के पास बैंक गारंटी के तौर पर जमा है। देश में पहली बार मुंबई में जलेश क्रूज पर आभूषण की शानदार प्रदर्शनी लगाई गई, जहां बेशकीमती गहने लगाए गए थे। इस प्रदर्शन को लेकर लोग उत्साहित दिखे। उत्तराखंड के मनाली में ताजा बर्फबारी का सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान बच्चे ज्यादा मस्ती करते दिखे। जेएनयू में नकाबपोश गुंडों के हमले के बाद छात्रों में मारपीट की तस्वीरें अहमदाबाद से भी सामने आई, जहां एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। इनमें दोनों गुटों के कई छात्र जख्मी हो गए। पर देखा गया कि एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र मारपीट करते दिखाई दी। देखिए कैसे कुछ छात्र बस में चढ़ रहे एक छात्र को पीट रहे हैं, जबकि कुछ छात्र एक छात्र को कार के पास बुरी तरह मारने में जुटे हैं। हैरत की बात यह है कि इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन उसे छात्रों को रोकने की बजाय मारपीट होने दी। जानकारी के मुताबिक एनएसयूआई के लगभग 50 छात्र एबीवीपी दफ्तर के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान जवाब में एबीवीपी के छात्रों ने भी हाथ में बैनर उठा लिए, लेकिन देखते ही देखते ये टकराव मारपीट में बदल गया और लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान वहाँ मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, जिनके कैमरे मारपीट करने वालों ने छीनने की कोशिश की और उन्हें वहाँ से जाने को कहा। हालांकि इस मारपीट में किसी का सिर फट गया तो किसी को गंभीर चोटें आई। एनएसयूआई के छात्रों का दावा है कि हिंसा की शुरुआत एबीवीपी की तरफ से की गई, जबकि एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि छीनने की कोशिश की और उन्हें वहाँ से जाने को कहा। हालांकि इस मारपीट में किसी का सिर फट गया तो किसी को गंभीर चोटें आई। एनएसयूआई के छात्रों का दावा है कि हिंसा की शुरुआत एबीवीपी की तरफ से की गई, जबकि एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि एनएसयूआई के छात्रों ने हिंसा की शुरुआत की है। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही, लेकिन पुलिस अधिकारी चश्मदीद पत्रकारों के सवालों पर फंसते नजर आए, जिनमें एबीवीपी पर हिंसा करने का आरोप था। हमारी पुलिस की कार्यवाही અત્યારે चालू है। सर, पुलिस की कार्यवाही क्या एक तरफा होती है? नहीं, हमारी पुलिस की जो लीगली हम जो किया है तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्योंकि हम सब यहाँ पे साक्षी हैं, हमारे कैमरे ने ये कैद किया है कि किस तरीके से पुलिस और एबीवीपी के जो छात्र हैं वो साथ चल रहे थे और एबीवीपी के छात्रों ने जाके सीधा हमला किया। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। ऐसे में अहमदाबाद में हुई एनएसयूआई और एबीवीपी की टकरार पर सवाल ये कि जेएनयू की हिंसा का जवाब हिंसा से देना कहां तक जायज है। जेएनयू की हिंसा के विरोध के दौरान मुंबई से एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिस पर सियासी उबाल आ गया। दरअसल गेटवे ऑफ इंडिया पर जेएनयू के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराए गए। हालांकि विवाद बढ़ता देखकर फ्री कश्मीर पोस्टर दिखाने वाली लड़की महक प्रभु के खिलाफ कोबाला में एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि मुंबई में हुए प्रदर्शन में दिखे इस पोस्टर से सियासी बवाल मच गया। इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था फ्री कश्मीर। जैसे ये पोस्टर मीडिया और सोशल मीडिया में आया, प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर सीएम उद्धव ठाकरे से सवाल किया है, ये प्रदर्शन किस लिए है? फ्री कश्मीर के पोस्टर क्यों है? हम मुंबई में ऐसे अलगाववादी तत्वों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मुख्यमंत्री कार्यालय से 2 किलोमीटर दूर आजादी गैंग फ्री कश्मीर के नारे लगा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या भारत विरोधी कश्मीर अभियान को अपने नाक के नीचे बर्दाश्त होने देंगे? यही नहीं, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तो फ्री कश्मीर पोस्टर पर इस मामले में पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करवाई। कश्मीर को चाहिए आजादी, फ्री कश्मीर, और उसमें सहभागी कौन हुए? ठाकरे सरकार के मंत्री जितेंद्र आव्हाड। मैंने मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर से शिकायत की है, कंप्लेंट दी। हालांकि शिवसेना ने फ्री कश्मीर पोस्टर को कश्मीर में मोबाइल सर्विस, इंटरनेट की आजादी से जोड़कर देखने की बात कही। आज पढ़ा अखबार में और टीवी पे जो लड़के जो थे वो बोल रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत ही बंधन डाले हैं, मीडिया डाले हैं, उससे फ्री करो। हिंदुस्तान से फ्री करने की भाषा अगर कोई करता है तो इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि विवाद बढ़ता देखकर फ्री कश्मीर पोस्टर उठाने वाली लड़की महक प्रभु भी सामने आई और वीडियो के जरिए उसने सफाई दी कि उसने कश्मीर में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के खिलाफ ये पोस्टर उठाया था। आय एम नॉट अ कश्मीरी, माय सरनेम इज प्रभू, आय एम अ महाराष्ट्रीयन. मी मुंबईची आहे, माझा जन्म मुंबईत झाला, मी इथेच मोठी झाली आहे. So again, that narrative that is being put out is absolutely wrong. So when I saw this placard, the first thing that came in my mind was, हम यहाँ पे है to talk about basic constitutional rights का freedom. And right now, because of the internet shutdown that is there since last 5 months, that right is completely gone for people of Kashmir. अगर हम कहते हैं वो अपने हैं, तो हमें
उन्हें अपने जैसा ट्रीट भी करना चाहिए। हालांकि भले ही फ्री कश्मीर पोस्टर उठाने वाली लड़की अब सफाई दे रही है, लेकिन बीजेपी को शिवसेना की नई विचारधारा पर तंज कसने का मौका मिल ही गया। उधर मुंबई के पास समुद्र में एक बड़ा हादसा टल गया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में पार्टी मनाने गई लोगों से भरी नाव डूबने से बच गई, जिसमें 35 मेहमान समेत 10 कर्मचारी मौजूद थे। उत्तराखंड के चमोली में 2 दिन से लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई और बिजली भी कट गई है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यूपी के श्रावस्ती में CAA के समर्थन में बाजार बंद कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। यूपी के शामली में 9 फीट लंबा अजगर निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में किसी विवाद को लेकर एक युवक को कई लोगों ने मिलकर बेरहमी से जमीन पर गिराकर पीटा। यूपी के लखनऊ में एक होमगार्ड की इलाज के अभाव में मौत हो गई। बताया गया कि जिला जेल में तैनात होमगार्ड को 3 महीने से वेतन नहीं मिला था। महाराष्ट्र के ठाणे शहर के मुंब्रा इलाके में सोमवार रात 2 बजे एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद एक के बाद एक 6 गोदाम आग की चपेट में आ गए। दिल्ली के जेएनयू में रविवार रात हुए छात्रों पर हमले के खिलाफ हैदराबाद के मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के बस्ती में पहला गौ सेवक ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें गौशालाओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। खुफिया एजेंसी की यूपी में आतंकी घुसपैठ को लेकर अलर्ट के बाद नेपाल सीमा के पास बहराइच में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में भी जेएनयू हिंसा के विरोध में मार्च निकाला गया। जेएनयू के टीचर भी इस मार्च में शामिल हुए। उसके लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा के लिए तो उनके आंदोलन को, लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबाया जाए। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के ये तस्वीरें आज दिन की है, जब सीपीएम के नेता और छात्रों ने यूनिवर्सिटी के पास प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया। इसमें सीताराम येचुरी जैसे नेता, जो जेएनयू के छात्र भी रहे हैं, वो जुटे। पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके लोगों ने जेएनयू प्रशासन पर निशाना साधा। हमारी 3 मांगे हैं। एक, ये वाइस चांसलर को हटाया जाए। दूसरा, आज जो भी ये हिंसा किया बाहर से जो आके, उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तीसरा, जेएनयू के अंदर जो ये फीस महंगी कर दी ताकि गरीब हमारे जेएनयू के अंदर शामिल ना हो जैसे वो हो सकता था पहले, उस फी हाइक को वापस लो और जेएनयू के एडमिशन पॉलिसी को बरकरार रखो। जो गरीब से गरीब, दलित, आदिवासी, जो भी अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको अनुमति है इस यूनिवर्सिटी में, वो अनुमति को हटा देंगे आप तो इसका चरित्र ही बदलने की कोशिश कर रहे हो, ये स्वीकार नहीं है। यह दिन की तस्वीरें थी और इस बीच आपसे थोड़ी देर पहले अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंचे और छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष से उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जेएनयू कैंपस पहुंची है। जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और इसी विरोध प्रदर्शन में आयशी घोष के पास पहुंची है दीपिका पादुकोण, उनसे मुलाकात करने के लिए और अपना समर्थन जताने के लिए। लगातार रविवार को जेएनयू कैंपस में देर शाम को हिंसा हुई थी और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर बड़ी तादाद में लोग जुटे थे, वहां पर फिल्मी सितारों का जमावड़ा भी लगा था। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से अनुराग कश्यप समेत तमाम बड़े सितारे पहुंचे हुए थे इस समर्थन में शामिल होने के लिए, इस विरोध में। और अब दीपिका पादुकोण जेएनयू कैंपस पहुंची। वाकई ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे निर्भया को इंसाफ का दिन तय। को प्रेजेंटेड बाय सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। इस निर्भया गैंगरेप केस में दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों को मौत की सजा के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया, जिसके तहत चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया जाएगा।
लिहाजा पाटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया के माता पिता ने संतोष जाहिर किया और कहा कि आखिरकार उनकी बेटी को न्याय मिल ही गया। मैं देखिए केस से बहुत खुश हूँ जो फैसला आया है। हालांकि इस केस से हमें अनुभव बहुत हुआ। मैं देश के लिए भी अब क्या बताएं, देश भी इतना खुश हुआ होगा आज, जो भी सुनेगा वो भी खुश होगा और हम तो खुश है ही हैं, पूरा समाज खुश होगा आज। इससे पहले लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों दोषियों को डेथ वारंट जारी किया, जिसके तहत 22 जनवरी को सुबह 7 बजे उन्हें तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। 22 तारीख को निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। हालांकि दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि दस्तावेज मिलने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो जेल में क्यूरेटिव फाइल करने के लिए जो मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए ऑर्डर किया है और उसी आधार पर डेथ वारंट को स्टे के लिए की जो प्रोसेस है वो स्टे के लिए प्रोसेस किया जाए। चलिए। हालांकि माना जा रहा है कि चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को 14 दिन बाद यानी 22 जनवरी को ही फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि डेथ वारंट के बाद कम से कम 14 दिन का ही वक्त दिया जाता है। इस दौरान जेल प्रशासन अपनी तैयारी पूरी करता है। डेथ वारंट जारी होने के बाद अब सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये डेथ वारंट क्या होता है और इसमें किन चीजों को लिखा जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है डेथ वारंट और इसमें किन किन चीजों का जिक्र किया जाता है। दरअसल सीआरपीसी के तहत 56 फॉर्म्स होते हैं, इसी में से एक फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 42। इसी फॉर्म नंबर 42 को ही डेथ वारंट कहा जाता है। इसके ऊपर लिखा होता है वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। इसे ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। ये जारी होने के बाद ही किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है। इस फॉर्म में जेल का नंबर भरा होता है जिस जेल में फांसी दी जानी है। फांसी पर चढ़ाए जाने वाले सभी कैदियों के नाम इसमें लिखे होते हैं। केस नंबर दर्ज होता है जिसके तहत यह पूरा मुकदमा अदालतों में चलता है। डेथ वारंट जारी होने की तारीख लिखी होती है। फांसी देने की तारीख, समय और जगह का भी जिक्र होता है। एक खास बात और होती है इस वारंट में, यह भी लिखा है कि कैदी को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। कोर्ट की ओर से जारी हुआ डेथ वारंट सीधा जेल प्रशासन के पास पहुंचता है। दोषी को फांसी होने के बाद कैदी की मौत से जुड़ा डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टरों की ओर से दिया जाता है। उसके बाद इसे वापस कोर्ट में जमा किया जाता है। डेथ वारंट के जारी होने के 14 दिन के भीतर फांसी दी जाती है, यानी 14 दिन का गैप डेथ वारंट जारी होने और फांसी होने। निर्भया के दोषियों के लिए जैसे ही कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया, देश में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले कुछ वर्षों से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। 2 साल पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि इन जल्लादों को फांसी की सजा दे दो, लेकिन फिर भी फांसी की सजा नहीं हो रही थी। अब जाकर इस देश में निर्भया के कातिलों को फाइनली फांसी की सजा दी जाएगी। आंदोलन की भी बहुत बड़ी जीत मानती हूँ, हर देश के निवासी की मैं कहीं ना कहीं इसको एक जीत मानती हूँ, क्योंकि जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था पूरा देश सड़कों पे आया था। मैं उस माँ के जज्बे को सलाम करती हूँ जिसने 7 साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी और हर दिन हर मिनट लड़ती रही अपनी बेटी के न्याय के लिए। मैं मानती हूँ कि आज निर्भया के आत्मा को भी शांति मिलेगी और निर्भया के माता पिता की जो लड़ाई है उसमें उनकी जीत हुई है। मैं मानती हूँ कि उनको भी आज अच्छा लगेगा। या उस बर्बरता और नृशंसता को महसूस किया होगा। मुझे लगता है कि उनके लिए 22 जनवरी 2020 एक स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही गंदा अपराध होता है रेप। तुरंत केंद्र सरकार ने जो है वो नया कानून लाना चाहिए और 6 महीने के अंदर जो आरोपी दोषी है उनको जो फांसी की सजा है जिनको सुनाई गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन 6 महीने के अंदर करके जो उनको न्याय मिलवा के देना चाहिए। दिल्ली की कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के लिए फांसी की तारीख तय कर दी, लेकिन अभी भी चारों दोषियों के पास विकल्प बचे हुए हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक अगर इस दौरान मुजरिमों ने मर्सी पिटीशन दाखिल कर दी तो फिर डेथ वारंट होल्ड पर जा सकता है। मर्सी पिटीशन दाखिल करने के लिए ना तो समय सीमा है और न ही राष्ट्रपति के सामने उसके निपटारे की कोई समय सीमा। दरअसल इस मामले में सभी मुजरिमों ने अभी तक मर्सी पिटीशन दाखिल नहीं की है, लिहाजा वो चाहे तो इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोषियों के वकील ने डेथ वारंट के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का संकेत दिया है, लेकिन कानून के जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में सुना गया था और खारिज हो गया था, लिहाजा क्यूरेटिव पिटीशन की गुंजाइश न के बराबर है। कोर्ट की तरफ से डेथ वारंट जारी हो चुका है और अगर मुजरिमों ने दया याचिका दायर नहीं की तो उनका फांसी पर चढ़ाया जाना तय है। इस बीच पवन जल्लाद, जो कि निर्भया के दोषियों को फांसी दे सकते हैं, उन्होंने कहा कि अभी कोई आदेश नहीं मिला है, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार है।
दूसरी चीज जानना चाहूंगा कि क्या आपने एक तरीके से तैयारी शुरू की है कि भाई जो 4 गुनहगार हैं देश के, बेटियों के गुनहगार हैं, उन्हें आप फांसी दें? बिल्कुल, ऐसे निर्भया कांड को तो कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा देनी चाहिए। जो ये 10-10 साल के लड़के के साथ बलात्कार करते हैं, 12-12 लड़के के साथ, उनको तो फांसी होनी चाहिए। उनको कोई भी मतलब जो ऐसा प्रावधान नहीं होनी चाहिए कि आजीवन कारावास बदल दो या 10 साल में बदलो, 15 साल तो अपील करके फिर छूट जाते हैं। फायदा क्या हुआ? ऐसे को तो दरिद्र को तो फांसी लगाना ही सही है। अच्छा, कितनी पीढ़ियां आपकी, पहले जो परदादा जी थे, दादाजी थे, फिर मम्मू भाई थे और अब आप हैं, 4 पीढ़ियों में किस तरीके से रहा इनको गुनहगारों को फांसी देने का सिलसिला? मेरे दादाजी का फर्स्ट नंबर पर रहा। अच्छा जी। उसके बाद जो दूसरे नंबर मेरे पापा करा, तीसरा मेरा मुझे चांस मिलेगा। मुझे 5 केस कर चुका हूँ दादाजी के साथ में। अच्छा, कहाँ गए थे आप? किस को फांसी दी गई थी? एक इलाहाबाद, एक आगरा, एक जयपुर, एक वो तुम्हारे पटियाला, 2। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसे गुनहगारों के साथ बिल्कुल सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। पवन जल्लाद है आपका नाम, लेकिन बड़े आप तो अंदर से उत्साहित हैं क्योंकि 4 गुनहगारों को आप बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल उस्ताद। अच्छा, क्या लगता है रात में सो पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं जरा थोड़ा तो मीडिया वाले परेशान करते, सोना क्या पड़ेगा। वक्त यहाँ पर एक और ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को आखिरी विदाई देने के लिए उनके गृहनगर करमान की सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान मची भगदड़ में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 48 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। लेकिन इससे पहले सुलेमानी के जनाजे के जुलूस में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सुलेमानी के गृहनगर करमान में उन्हें अंतिम विदाई देने आए हर शख्स की आंखें नम थी। जैसे जैसे सुलेमानी का जनाजा आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे भीड़ उनके पीछे चलती जा रही थी। इसके बाद ईरान के झंडे में लिपटे 2 ताबूत रखे हुए थे। एक ताबूत सुलेमानी का और दूसरा ताबूत उनके करीबी सहयोगी ब्रिगेडियर जनरल हुसैन पुरजाफरी का था। जनरल सुलेमानी के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी बेटी काफी भावुक दिखी। पिता के अंतिम संस्कार के दौरान सुलेमानी की बेटी ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना को खुलेआम धमकी दी। उधर सुलेमानी को आखिरी विदाई देने के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 48 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर शुक्रवार को बगदाद हवाई अड्डे के पास किए गए ड्रोन हमले में सुलेमानी की मौत हो गई थी। हमले के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है और ईरान ने इसका बदला लेने की कसम खाई है। बिहार में इसी साल चुनाव है, इसीलिए सियासी पोस्टरों से माहौल में चुनावी रंगत आने लगी है। जेडीयू और आरजेडी ने अभी से ही एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। आरजेडी के बैनर और पोस्टर में नीतीश कुमार की तुलना लालू यादव से करते हुए निशाना साधा गया और पार्टी दफ्तर के सामने दोनों नेताओं की तस्वीर वाले बैनर पर लालू यादव को बिहार की बेहतरी करने वाला बताया गया, तो नीतीश कुमार को जनादेश की तस्करी करने वाला। इसी तरह दूसरे बैनर पर लालू यादव के साथ एकता और अखंडता लिखा गया, तो नीतीश कुमार के लिए स्वार्थ और षड्यंत्र। अलग अलग बैनरों में लालू यादव को जनसेवा करने वाला नेता बताया गया, तो नीतीश कुमार को सत्ता की चाहत रखने वाले नेता के तौर पर पेश किया गया। राजद और जदयू के बीच पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आप देखिए कि एक लाइन से कई पोस्टर लगाए गए हैं, बिल्कुल अहम जगह इनकम टैक्स गोलंबर के पास। चलिए हम चर्चा करते हैं कि पोस्टर क्या है। ये प्रसारित है राष्ट्रीय जनता दल बिहार के द्वारा। जवाब है जदयू को, जिसने शुरुआत की थी पोस्टर वॉर की। इसी तरह के 8 पोस्टर आरजेडी दफ्तर के आगे लगाए गए हैं। सभी में अलग अलग स्लोगन के साथ लालू बनाम नीतीश को दिखाया गया है। इससे पहले खुद लालू यादव के ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर हमला बोला गया और लिखा गया कि एक गिरगिटिया दूसरा खिटपिटिया, कुल जोड़ मिला के शासन घटिया। #2020 हटाओ नीतीश। इसी तरह राबड़ी देवी ने भी ट्वीट किया कि वो नफरत फैलाते हैं हम प्यार, वो अलग करते हैं हम साथ लाते हैं। #2020 हटाओ नीतीश। इस तरह चुनाव की आहट के साथ बिहार में न सिर्फ पोस्टर वॉर परवान चढ़ रहा है, बल्कि ट्विटर के जरिए भी नेता एक दूसरे पर हमलावर है। 8 जनवरी यानी कल भारत बंद होने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस हड़ताल का असर बैंकों के कामकाज पर भी पड़ेगा। केंद्र सरकार की आर्थिक और जन विरोधी नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियन की तरफ से हड़ताल का ऐलान है। INTUC, AITUC, HMS, CITU समेत देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियन इस हड़ताल में शामिल हैं। इसके अलावा 60 स्टूडेंट यूनियन, यूनिवर्सिटीज के अधिकारियों ने भी हड़ताल का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है। ये संस्थानों में बढ़ती फीस और शिक्षा के व्यवसायीकरण का विरोध करेंगे। 6 बैंक यूनियन और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ भी हड़ताल का समर्थन करेंगे। बैंक कर्मचारी बैंक मर्जर के फैसले का विरोध करेंगे। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर ATM सेवाओं पर पड़ सकता है। इसके साथ ही बैंकों में लेन देन नहीं होगा, हालांकि प्राइवेट बैंक पर हड़ताल का कोई असर नहीं होगा। ट्रेड यूनियन की तरफ से संयुक्त बयान जारी कर कहा गया कि इस हड़ताल में करीब 25 करोड़ लोग शामिल होंगे। ट्रेड यूनियन हड़ताल की प्रमुख मांगों में
बेरोजगारी, न्यूनतम मजदूरी तय करना और सामाजिक सुरक्षा तय करना शामिल है। सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 21,000 रुपए प्रति महीने तय करने की मांग भी की जाएगी। और आखिर में चलते चलते आज का गीत। आज अभिनेत्री रीना रॉय का जन्मदिन है। साल 1978 में आई उनकी फिल्म बदलते रिश्ते के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।